हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम तो सुना ही होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग ये देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वायर के अंदर क्या मतलब हलचल मचा रहे हैं, ये कांड क्या चल रहा है वायर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब किसी भी वायर में बैटरी न लगा हो तब इलेक्ट्रॉन क्या कांड कर रहे हैं अंदर, जब हमने बैटरी लगा दिया तब क्या कांड चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्या बोलते हो, बिना बकवास के स्टार्ट करें? फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखो ये वायर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये वायर बैटरी से कनेक्टेड है। अब इस वायर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर कर क्या रहे हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर में बच्चे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जैसे एक इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन हो सकता है कुछ ऐसे आए, पांचवा इलेक्ट्रॉन हो सकता है कुछ ऐसे जाए। इस तरह से इसमें बहुत सारे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सब क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये रैंडम मोशन आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इनके पास एनर्जी आ कहां से रही है, तो देखो समझो। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए कैसे, तो सबसे पहले ये जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे होंगे बताओ। तुम्हें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के सेल में गोल 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 घूमते रहते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसा सीन चलता होगा, बताओ, कि ये जो है न्यूक्लियस वो राजा की तरह सेंटर पे बैठा है और ये बेचारे गुलाम की तरह गोल गोल मूव कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, गोल गोल मूव कर रहे हैं गुलामों की तरह। अब एक बात बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाए, मतलब फ्री हो जाए, तो ये फ्री होने के बाद क्या करेगा, मौज मस्ती ही करेगा ना। और मौज मस्ती करने का मतलब क्या हुआ, रैंडम मोशन। तो ये सारे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब ये रैंडम मोशन कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब तुम लोग टेम्परेचर से ऐसे समझो कि एक आदमी को गर्म तवे पे बैठा दिया जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि वो पॉपकॉर्न की तरह उछलेगा, बिल्कुल उछलेगा, नहीं उछलेगा। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री हो गए। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा इनका रैंडम मोशन बढ़ते जाएगा। अब ये रैंडम मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन कब होता है, किसी चीज से टकराओगे तो आखिर ये लोग टकरा किससे रहे। तो देख, ये जो वायर है इसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, क्योंकि जितना भी मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, एटम से। अब इसके अंदर तुम्हें नहीं लगता कि ये जो एटम है वो आयंस के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो इसके अंदर आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, यहां भी पॉजिटिव आयंस होंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो निगेटिव है ये आके किससे टकराएगा, पॉजिटिव आयन से भी टकराएगा। और यहां पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में क्या हो रहा है, टक्कर। और ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि ये यहां से टकरा के ऐसे चला जाए और उस तरह से कोई और यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा हो, तो ये आपस में भी टकराएंगे। तो यहां पे कॉलिजन किसके किसके बीच होता है, एक तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स खुद में भी टकराते हैं। और वो कॉलिजन कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। याद रखना ये चीज, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ा दोगे उतना ही ज्यादा फास्ट कॉलिजन होगा। अब यहां पे अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी देखें, मान लिया कि इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, n इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब n इलेक्ट्रॉन्स का अगर एवरेज वेलोसिटी देखें तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन u1 से इधर जा रहा है, तो दूसरा बच्चे u2 से कुछ इधर आ रहा है, तीसरा कुछ u3 से अलग जा रहा है, चौथा कुछ u4 से देख इधर आ रहा है। इस तरह से मान लिया कि इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम्हें नहीं लगता कि उनका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालूं u एवरेज, तो क्या ऐसे लिख सकते, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 UN बाई कैपिटल N, क्योंकि एवरेज है तो टोटल सम बाई टोटल नंबर। अब तुम ही बताओ कि यहां पे हम स्पीड नहीं ले रहे,
क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि सर ये तो जीरो ही आना चाहिए? तो एक चीज याद रखना, एवरेज वेलोसिटी जो होता है रैंडम मोशन का वो हमेशा जीरो आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक 10 से इधर जा रहा होगा तो दूसरा 10 से इधर आ रहा होगा, तीसरा इधर चल रहा है तो चौथा इधर भी चल रहा होगा। इसी तरह से सब क्या कर रहे हैं? एक रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब इनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन सबका मूव करने का नहीं है। तो इन सबका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो। तो याद रखना, जब हम लोग किसी भी वायर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तब भी उनके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नेट वेलोसिटी सबका हमेशा जीरो आता है। गॉट इट? अब देखो यहां पे हम लोग देखते हैं कि बैटरी लगाने के बाद क्या हो रहा है। तो बैटरी जैसे ही हमने लगाया तो इसके क्रॉस क्या आ गया? पोटेंशियल का डिफरेंस। क्योंकि अगर ये 0 वोल्ट पे है बच्चे तो ये कितने पे होगा? V पे, क्योंकि बैटरी क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब ये 0 पे तो यहां भी क्या पहुंचेगा? 0, और ये V पे तो यहां भी क्या पहुंचेगा? V, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? आइडियल वायर से। और आपने पढ़ा होगा 10th में भी कि आइडियल वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो यहां 0 तो यहां 0, यहां भी तो यहां भी। अब देख, इस वाले वायर जो रेजिस्टिव वायर है, इस वाले वायर के क्रॉस क्या आ गया? पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो फील्ड भी जनरेट होगा। पूछो कैसे? तो क्या आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है? डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मान लिया कि इस वायर का लेंथ एल है बच्चे, तो डेल्टा वी, मान लो कि ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल क्या है बच्चे? वी। अब देख, माइनस ऑफ ई, अब तुम्हें भी पता है कि यहां पे ये V है और ये 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर टू लोअर की तरफ होता है। तो कुछ ऐसा आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ E इंटू डेल्टा आर क्या है? L। अब E भी इधर चल रहा है, L भी यहां चल रहा है, तो कॉस क्या लोगे बताओ? 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यही आएगा? माइनस V इक्वल टू माइनस E इंटू L। माइनस से माइनस कट कर दूं तो हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई L के बराबर ही आएगा। मतलब अगर मैं ये लेंथ चेंज करना शुरू कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये भी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तब, अगर ये भी डिस्टर्ब करोगे तब फिर ये रेशियो ही हमारा क्या देगा? फील्ड देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके समझा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या कर रहा था? रैंडम मोशन, क्योंकि इस पे नेट फोर्स एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा था। लेकिन अब इस पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा फिक्स डायरेक्शन में। अब तुम लोग को ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को तो रेपेल करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस पे फोर्स क्या इधर लगेगा बताओ? ये, और ये फोर्स होगा हमारा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस ऑफ ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे ई। क्या ऐसा ही फोर्स लगेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन कर रहा था, अब एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन इसका शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? तो अभी भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता समझो। मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चल रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी तो आयंस है ही, पॉजिटिव आयंस। तो देख क्या हो रहा होगा, जैसे इस वायर के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये यहाँ से चलेगा? सर ये फोर्स तो आप लगा रहे हो, फिर ये यहाँ आके टकरा जाएगा, और टकरा जाएगा तो इस पे फोर्स ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से सिर्फ यहीं तक ये वेलोसिटी गेन करेगा? क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो इसके वेलोसिटी में गेन आएगा। लेकिन ये कॉलिजन के कारण फिर अब इसका वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही पाथ इसको एक्सेलरेट करने के लिए मिला, फिर कॉलिजन के बाद फिर आगे एक्सेलरेट होगा, तो हम सिर्फ इतने पाथ का देख रहे हैं। तो ये पाथ को बोला जाता है फ्री पाथ। फ्री पाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से ये कॉलिजन के बाद जो दूसरा कॉलिजन हो रहा है, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस वो बिल्कुल फ्रीली चल रहा है, उसके बाद फिर इसका वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो इसे बोला जाता है फ्री पाथ। और ये फ्री पाथ चलने में जो टाइम लगा उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो एक बात बता, ये यहां से कुछ u1 से चला और यहां पे कॉलिजन के जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी आ गई v1, तो
तो ये V1 और U1 के बीच क्या रिलेशन होगा? मान लिया कि ये टाइम कुछ T1 लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम यहां से यहां तक, तो तुम लोग यही लिखोगे सर कुछ ऐसा V इक्वल टू U प्लस AT। अब देख यहां पे A क्या आएगा, इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं m मान के चल रहा हूं। तुम लोग सबको पता है कि फोर्स इक्वल टू सर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है बच्चे? माइनस ऑफ E इंटू ई इक्वल टू m इंटू ए। तो क्या एक्सेलरेशन हमारा यही आएगा, माइनस ऑफ ई बाई एम। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में हैं सबका एक्सेलरेशन क्या यही होगा। और ये एक्सेलरेशन कितने टाइम तक होगा? ये फ्री टाइम तक, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे होंगे जब बैटरी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बैटरी लगा तो नेट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गया, और नेट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गया तो इनका एक नेट डायरेक्शन में मोशन भी शुरू होगा। लेकिन वो मोशन स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, वो रैंडम मोशन ही होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मान लिया कि आयंस है, यहाँ आयंस है, तो इसको मैंने यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ कोलाइड होकर फिर तुम्हें नहीं लगता कि ये और डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर इस पे पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर ये कहीं जाके कोलाइड करेगा, फिर इसका मोशन डिस्टर्ब होगा, और इस तरह से ये टकरा टकरा के चलता रहेगा। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबने जो वेलोसिटी गेन करा होगा वो कितना करा होगा? यही रिलैक्सेशन टाइम वाले का ही गेन करा होगा। उसके बाद फिर तो कॉलिजन में वो वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो यहां पे एक चीज और ध्यान देना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे सबका रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात बता कि एक का स्पीड u1 है, कुछ दूसरे का u2 भी हो सकता है, और u2 अगर u1 से ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, तो ये कॉलिजन में टाइम कम भी लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे टकराया, कोई हो सकता है कि यहाँ से चला यहाँ वाले से टकरा जाए, तो ये डिस्टेंस भी अलग अलग हो गया। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, लेकिन सबका मूवमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में शुरू होगा। और कैसे? टकरा टकरा के आगे बढ़ेंगे, लेकिन टकरा टकरा के ही बढ़ेंगे। तो अगर मैं इन सब का वेलोसिटी निकालूं रिलैक्सेशन टाइम चलने के बाद कि कितना गेन करा है, तो क्या आएगा? ये u1 है तो ये v1 एक्वायर किया, तो क्या v1 ऐसे लिखा जा सकता बच्चे? v1 इक्वल टू u1 प्लस AT1। उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लिया कि ये U2 से चल रहा था, तो इसका क्या लिखोगे? U2 से चल रहा था और ये टाइम कुछ T2 लगा, यहाँ पे ये कितना गेन करा होगा? V2। तो V2 क्या लिखोगे? V2 इक्वल टू U2 प्लस AT2। उसी तरह अगर V3 लिखना हो तो V3 क्या आएगा बच्चे? U3 प्लस AT3। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने मान रखा है? n इलेक्ट्रॉन्स। तो n इलेक्ट्रॉन्स अगर n का निकालना हो तो क्या यही आएगा? Vn इक्वल टू UN प्लस ATN। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका वेलोसिटी तो अलग अलग आ रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन चल के करंट तो बना नहीं रहा है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनका हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं बच्चे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने मान रखा है? n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरे n इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी आएगा रिलैक्सेशन टाइम कवर करने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है एक्सप्रेशन। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है बच्चे Vd से, और ये एवरेज है किनका? इन सब का एवरेज। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn बाई n। अब यहाँ पे एक एक जो यहाँ पे वैल्यू आया है वो पुट करो, तो क्या Vd कुछ ऐसा दिखेगा? V1 के जगह U1 प्लस AT1, और V2 की जगह U2 प्लस AT2। उसी तरह V3 की जगह बच्चे U3 प्लस AT3 प्लस डॉट डॉट डॉट। Vn की जगह UN प्लस ATN, कुछ ऐसा बाई n। अब यहाँ पे क्या करो आप? U1, U2, U3, UN को अलग छाट लो, और यहाँ A वाले टर्म को
अलग छाट लो तो कुछ ऐसा आएगा लाइक दिस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बाई n, कुछ ऐसा। और ये क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, क्या a कॉमन है सब में? a को कॉमन निकाल के मैं लिख दूं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn बाई n। अब याद रखना ये तो हमारा जीरो होता है, पहले ही बता रखा था मैंने, याद कर जब फ्री वायर हमने बनाया था जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, तो रैंडम वेलोसिटी का हमेशा नेट क्या होता है, लड्डू। तो ये हमारा आ जाएगा लड्डू। और ये जो पूरा होता है बच्चे, ये t1 t2 t3 tn बाई n, इसे बोला जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे आप टाउ से रिप्रेजेंट करोगे। किससे? टाउ से। ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब तो क्या vd हम लोग ऐसा लिख सकते, vd को लाइक दिस, vd इक्वल टू, ये तो हमारा जीरो हो गया, प्लस a इंटू टाउ। अब देख ए हमारा क्या आया था, क्या ये ऐसा ही आया था? तो यहां पे vd को हम लिख सकते कुछ ऐसा, माइनस ऑफ e बाई m इंटू टाउ, कुछ ऐसा आ गया। देखो अब देख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, तो क्या होगा आंसर, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बना दूं vd कुछ ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, और vd और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल होता है बच्चे 180 डिग्री। अब इस पूरे चीज को आप लोग ये फिगर से भी विजुलाइज कर सकते, ये फिगर में देखो आप लोग और अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे कि क्या चल रहा है अंदर में। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया नोट्स का पार्ट, इसे आप लोग लिख सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा थ्योरी लिखने में टाइम बढ़ जाएगा लेक्चर का, इसीलिए आप ये थ्योरी नोट कर सकते हो जितने भी डेफिनेशंस हैं। अब आ जाओ यहाँ पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, ये कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्या स्केलर फॉर्म में vd को ऐसा लिखा जा सकता? स्केलर फॉर्म में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो e बाई m इंटू टाउ, कुछ ऐसा लिखा जाता स्केलर फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ दिख रहा है ई पे। अब कुछ भी आप चेंज करो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो चेंज होगा नहीं, तो इस वाले पे तो हम लोग मतलब नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। एम पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं हो सकता, वो होगा अलग चीज़ है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाओगे तब, बाकी यहाँ पे तो नहीं चेंज होगा। अब ई, ये ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो निकाला था वो क्या था, V बाई एल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड V पे भी डिपेंड कर रहा है, L पे भी डिपेंड कर रहा है, और VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चे, E के। क्या मैं अगर लेंथ बढ़ा दूँ, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूँ और पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, V कांस्टेंट ही है, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो। तो अगर हम लेंथ बढ़ा दें और V हमारा कांस्टेंट है, V में कोई चेंज नहीं लाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। तो अगर लेंथ को इंक्रीज करते हो पोटेंशियल कांस्टेंट रख के, तो आपका VD क्या हो जाएगा बच्चे, VD डिक्रीज हो जाएगा। ये लिख लो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये हो गया। अब सेकेंड, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि हमने ये पोटेंशियल बढ़ा दिया है, लेंथ को कांस्टेंट रखा है, लेंथ में कोई चेंज नहीं करा, तो अगर हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, V को इंक्रीज कर दिया और लेंथ हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड लेंथ है, तो हमारा क्या होगा, V अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो VD भी इंक्रीज होगा। तो इस केस में VD इंक्रीज कर जाएगा आपका। तो ये याद रखना, अगर लेंथ को कांस्टेंट रख के V को बढ़ाओगे
तो तुम्हारा ये बढ़ेगा और घटाओगे तो ये घटेगा। अब यहाँ पे एक और फैक्टर देखो, ये टाउ 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 क्या है? तो टाउ क्या होता था बच्चे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कॉलिजन के बीच का टाइम। अब एक बात बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, यहाँ पे अगर इसके अंदर दो आयंस यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करा दूं, तो टाउ क्या होगा? यहां से यहां कॉलिजन अब फास्ट होगा या स्लो होगा? तुम्हें नहीं लगता कि फास्ट कॉलिजन होगा? अब कॉलिजन अगर फास्ट होगा तो ये टाइम यहां से यहां जाने में क्या लगेगा? कम लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो टाउ है वो क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे याद रखना टाउ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है बच्चे। और टाउ अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे देख वीडी प्रोपोर्शनल है हमारा टाउ के, तो वीडी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना ये चीज कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ डिक्रीज होगा और टाउ डिक्रीज होगा तो वीडी भी डिक्रीज हो जाएगा। अगला, क्या ये वीडी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करेगा मटेरियल पे, क्योंकि हर मटेरियल का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और हर मटेरियल का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। ये मीन फ्री पाथ जो है वो अलग होगा और मीन फ्री पाथ अलग अलग होगा तो टाउ भी अलग अलग होगा और टाउ अलग अलग होगा तो हर मटेरियल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। गॉट इट? अब एक फैक्टर और देखो यहाँ पे, अगर मैं इस वायर का एरिया बढ़ा दूं, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया, ये डायमीटर बढ़ा दूं, कुछ ऐसा कर दूं लाइक दिस, तो क्या फर्क पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे? सोचो, अगर मैं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा वीडी पे? सोचो सोचो सोचो। एक बात बता, यहां देख, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे वैरी कर रहा है? वी और एल पे। क्या एरिया का कोई रोल है? नहीं है ना। तो एरिया का कोई रोल नहीं है, यहां भी एरिया कहीं पे नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो वायर का, बैटरी वही है, लेंथ भी वही है, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नो चेंज, एरिया पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। ये आप लोग याद रखोगे। अब ये जो सवाल है आप लोग खुद ट्राई करोगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। तो देखो, एक वायर, हमने मेटेलिक वायर लिया है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये V वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, यार सोचना, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना। ये मैंने 3 वायर दिया है तुम्हें, एक आयरन का, एक सिल्वर का और एक कॉपर का। लेंथ तीनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कॉपर, आयरन और सिल्वर तीनों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम होंगे अगर लेंथ एरिया सेम है? सोचो सोचो। मुझे नहीं लगता सेम होंगे। क्यों? क्योंकि हर मटेरियल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और हर मटेरियल का अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किसी का मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होगा, किसी का थोड़ा दूर दूर हो सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वैरी करेंगे। जैसे हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है, उसी तरह हर मटेरियल का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी भी बोल सकते, वो भी अलग अलग होगा। मतलब ये जो n है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा n, वो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। हर मटेरियल का ये अलग अलग होगा। तो यहाँ पे n इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, और ये n है बच्चे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें यह देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन क्या होता है।
तो इसके पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले रहा हूं यहां पे, कुछ ऐसा, और ये सेगमेंट जो है dx सेगमेंट है बच्चे, dx। यहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे हैं कि उतना इलेक्ट्रॉन्स दिखाया नहीं जा सकता। तो मैं ऐसे बना देता हूं, कुछ ऐसा 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 ऐसा। अब यहाँ पे रैंडम वेलोसिटी वगैरह सब भूल जाओ, हमारे लिए अब आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से चल रहे होंगे? vd से, vd से, vd से, vd से। अब ये dx लेंथ है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? क्या dt टाइम लगेगा? तो यहां पे मैं बना दूं dt, ये टाइम लगेगा हमारा dt लगेगा। ये पूरा लेंथ तो l है ही हमारा, l। अब ये dx को बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल रहा है dt टाइम में, और ये लेंथ dx है, तो क्या dx को vd इंटू dt लिखा जा सकता है? dx बाई dt क्या होता है? स्पीड। और सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने स्पीड से चल रहे हैं? vd से। तो यहां पे क्या dx को vd dt लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता। अब एक बात बताओ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस dx वॉल्यूम में, ये हमारा 3 डायमेंशनल है ना, कुछ ऐसा, ये मार्कर टाइप। अब इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? तो एक यूनिट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में n, 2 मीटर क्यूब में 2n, 3 मीटर क्यूब में 3n। तो इसका वॉल्यूम क्या है? तो इस वॉल्यूम में कितना होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता? इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है भाई? तो ये क्या सिलेंडर का शेप ले रहा है? अब एक बात बताओ, सिलेंडर का क्या पढ़ा था? वॉल्यूम, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया a है और लेंथ क्या है? dx। तो इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम a dx, ये क्या होगा बच्चे? अब इतना वॉल्यूम है, तो एक में क्या था? n, 2 में 2n, तो इतने में इतना इंटू n। तो क्या मैं n इंटू a dx लिख सकता? और ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज अभी तक नहीं आया। अब चार्ज के लिए क्या करोगे? तो चार्ज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम भैया? तो वही a dx। अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e, 2 पे 2e, 3 पे 3e, तो इतने पे इतना इंटू e, तो e इंटू n a dx ये हो जाएगा। अब ये कैसा वॉल्यूम है? बिल्कुल छोटू सा वॉल्यूम है, तो चार्ज भी क्या होगा यहाँ पे? छोटा। तो क्या मैं इस चार्ज को dq इक्वल टू e n a dx कुछ ऐसा लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग, करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? I इक्वल टू, क्या यही पढ़ा था? dq बाई dt। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते dq हमारा क्या है? e n a dx बाई dt। अब यहाँ से देख, ये जो dx बाई dt है, ये किसके बराबर होगा बच्चे? vd के बराबर होगा। यहाँ से देखो, क्या मैं vd को dx बाई dt लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। तो यहाँ से क्या ये यही आ जाएगा? e n a dx बाई dt को vd, क्योंकि यहाँ पे dx बाई dt आ जाएगा हमारा vd के बराबर। तो क्या हम लोग करंट को ऐसे लिख सकते? यहाँ पे मैं लिख दूँ, करंट हो जाएगा हमारा NEAVD, बिल्कुल ऐसे याद रखोगे, NEAVD। यही है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन। गॉट इट? अब देखो, यहाँ पे करंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? N पे। मतलब यही बैटरी हो और यही लेंथ हो और यही एरिया हो, अगर मटेरियल अलग हो जाए तो करंट भी उसमें क्या हो जाएगा? अलग। अब करंट यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे भी, क्योंकि एरिया जब तुम बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा।
ऐसे भी समझ सकते हैं। तो करंट एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से बढ़ेगा, अगर ये भी बढ़ा दोगे तो करंट ऐसे भी बढ़ता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों को क्या अच्छे से आ गया ये समझ। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग किस्म का वायर लिया है। ये जो वायर है बिल्कुल अनोखा वायर है, इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन हर जगह का अलग अलग है। अब देख, यहाँ से करंट आई चला, यहाँ पे आई एंटर करेगा, यहाँ से आई लीव करेगा। अब एक बात बताओ, ये ए पॉइंट का एरिया थोड़ा कम है, बी पॉइंट का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, दोनों जगह करंट सेम होगा या अलग अलग होगा? तो तुम लोग को लग रहा होगा कि सर करंट अलग अलग होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, करंट सेम होता है बच्चे। अगर अलग अलग हो जाएगा करंट, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस वायर के अंदर चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा? और चार्ज का एक्युमुलेशन कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि इमेजिन करो एक पाइप है तुम्हारे पास, उस पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है। अब उस पाइप के एक माउथ को तुम लोग अगर दबा देते हो, प्रेस करते हो, तो पानी का स्पीड यहाँ से क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा, यहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बड़ा सा गेट है, अब यहाँ से 1 सेकेंड में 10 लोग एंटर कर रहे हैं, और ये गेट छोटा है तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड में 10 ही लोग निकलेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा रखनी होगी जो आदमी निकल रहा है, और यहाँ पे स्पीड कम रखनी होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे। तो यहाँ चेंज क्या होगा देख, तो I इक्वल टू NEAVD सबको पता है। अब जितना करंट IA पे उतना ही करंट IB पे। अब सेम मटेरियल है तो N का वैल्यू क्या होगा, सेम। इलेक्ट्रॉन चल रहा है जिस पे चार्ज भी क्या होगा, सेम। तो चेंज यहाँ कौन हो रहा है, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तुम क्या ऐसे लिख सकते, AAVDA इक्वल टू ABVDB। तो इसका कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, अगर हमारा एरिया ऑफ B बड़ा है एरिया ऑफ A से, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ A बड़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ B से। तो याद रखना आप लोग कि जब भी स्टेडी फ्लो हो करंट का, नॉन यूनिफॉर्म वायर भी हो, तो करंट हमारा सेम होगा, और सिर्फ चेंज किस में आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। मतलब जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, और जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ एरिया कम। ये कब पॉसिबल है, जब हर जगह करंट सेम हो। अब देखो इन दोनों में अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ एरिया A है, यहाँ एरिया 2A है, तो यहाँ पे तो मैंने देखा था कि एरिया अलग अलग तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग। क्या यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर दो, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल सेम होता है भैया, ये VD, और यहाँ भी आएगा VD। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे, यहाँ पे आप कुछ और बोल रहे हो, यहाँ पे कुछ और बोल रहे हो। तो यहाँ पे देख क्या है, ये वायर का एरिया A है, L लेंथ L है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 अगर लूँ तो ये क्या होगा, रो L बाई A, और यहाँ पे एरिया डबल हो गया तो R2 अगर लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो L बाई 2A। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि R1 रेजिस्टेंस कुछ और, R2 कुछ और, वोल्टेज भी वोल्ट ही कनेक्टेड है, तो दोनों में करंट भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि सर I1 जो होगा हमारा वो आ जाएगा V बाई R1, और उसी तरह I2 जो आएगा वो क्या आएगा, V बाई R2। अब यहाँ से अगर आप देखो तो R1 और R2 में रिलेशन क्या आ रहा है, R1 2 टाइम्स है R2 का। तो तुम्हें नहीं लगता कि I1 जो है यहाँ पे I1 वो किसके बराबर होगा, I2 बाई 2 के होगा। क्लियर? अब I1 को कैसे लिख सकते तुम लोग, NEAVD1। I2 क्या हो जाएगा भैया, NE2AVD2 बाई 2। क्या यहाँ 2 से 2 गया,
NEA गया। तो यहाँ से एक बात बताओ, VD1 इक्वल टू VD2 ही आ रहा है, कुछ ऐसा। यहाँ पे हमने ये करा है कि इन दोनों वायर को अलग अलग बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो करंट अलग अलग होगा। तो करंट जब अलग अलग है तो ऐसे केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा था? लेंथ पे। याद करो, VD इक्वल टू E/m इंटू टाउ, ये वहां वाला चीज आ गई। लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, फिर भी करंट सेम होगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट वाला कंडीशन है। तो आप लोग इन दोनों केसेस में कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ बच्चे ये क्वेश्चन। अ वायर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एज शोन इन द फिगर। A steady current I flows through it. Which one of the following statement is correct? अब देख, यहाँ A पे एरिया कम है, B पे एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ स्टेडी स्टेट है तो A और B दोनों पे करंट क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे करंट तो सेम होगा, लेकिन A और B पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगा। पूछो कैसे? क्या हमने यही बताया था कि जहाँ एरिया कम वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, और जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। अगर करंट सेम हो तब, यहाँ करंट सेम है तो यहाँ पे B पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, A पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ये होगा, द ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम A टू B। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ A1 ग्रेटर देन A2 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन। अब देख, I1 और I2 के बीच क्या रिलेशन होगा? तो ये वही हुआ स्टेडी फ्लो वाला। तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना करंट यहाँ पे होगा उतना ही करंट यहाँ पे होगा, जितना यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो पहला तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते I1 हमारा I2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एरिया ज़्यादा है, A1 हमारा ग्रेटर है और A2 हमारा कम है। तो क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन में ये बताया था कि A और VD ये दोनों मिला के प्रोडक्ट इनका क्या होगा? कांस्टेंट। अब जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। तो क्या हमारा कुछ ऐसा होगा बच्चे, अगर A1 का एरिया ज़्यादा है तो VD2 ज़्यादा होगा और VD1 कम होगा, क्योंकि अगर यहाँ और यहाँ करंट सेम है तो करंट का फार्मूला क्या होता है? क्या यही होता है? NEA/VD। अब देख, NE तो दोनों जगह सेम। अब जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, और जहाँ पे एरिया कम वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, तभी तो करंट हमारा वही होगा, सेम टू सेम। तो ये हमारा आएगा रिलेशन। अब यहाँ पे एक और आया है, ये तो C पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट देख, B पार्ट जो है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? I/A। क्या हम लोग करंट डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं? NEA/VD और एरिया से डिवाइड कर दो, A से A गया तो J किसके बराबर? NEVD के। यहाँ से ये पता चल रहा है कि J यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ J भी ज़्यादा, और जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम वहाँ J भी कम। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं लिख दूँ J2 ग्रेटर देन होगा J1 से। ख़त्म हो गया भाई। ये सिर्फ स्टेडी स्टेट में जब करंट सेम हो तब के लिए होता है। करंट अलग अलग हो तो फिर अलग रिलेशन आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D। बहुत बढ़िया। ऑन डबलिंग ओनली D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या होगा भाई? तुम लोग दिमाग लगाओ। क्या ये वही सवाल हो गया कुछ ऐसा? पहले डायमीटर इसका D है, कोई बात नहीं। अब वोल्टेज भी है, अगर इसका डायमीटर बढ़ा दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा बताओ। अब ऐसा सा दिखेगा तो ये हमारा वही कंडीशन हो गया। याद करो जो हमने डिस्कस किया था, एक का एरिया A, एक का एरिया 2A। तो ऐसे कंडीशन में इस वाले से करंट कुछ और जाएगा तो इसका एरिया बढ़ाने से करंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ
फील्ड चेंज नहीं होगा, और फील्ड चेंज नहीं होगा तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, और यहाँ लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गॉट इट। अब आ जाओ ये क्वेश्चन, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, मतलब एन की वैल्यू सेम होगी, हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1:2 एंड कैरी करंट इन द रेशियो 4:1, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी इज। अब देख, ये सारे पैरामीटर हमें दिए हुए हैं, सेम मटेरियल है तो एन की वैल्यू सेम होगी, पर यहाँ हमें ज़रूरत होगा एरिया का। तो I इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD, R1:R2 1:2 है, तो क्या A1/A2 हमारा पाई R1 का स्क्वायर इज टू पाई R2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1:4। दोनों में करंट का रेशियो दिया हुआ है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे, I1/I2 इक्वल टू NE, तो कट जाएगा ना, ऐसे लिख लो NE A1 VD1 अपॉन NE A2 VD2। तुम लोग का सवाल ये भी हो सकता है कि n सेम क्यों है, क्योंकि मटेरियल सेम दे रखा है और n मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये दोनों गए। अब I1/I2 क्या दिया हुआ है, 4:1, बिल्कुल पुट कर दो। A1/A2 क्या आया तुम्हारा, 1/4, और VD1/VD2 हमें चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा आएगा, VD1/VD2 इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा बच्चे, 16/1, तो आंसर आएगा 16:1। दिस विल बी द आंसर। गॉट इट। तो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग करके रखना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।